हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू राइटो अकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो हमने यहाँ पे अब तक क्या करा था, हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत। हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा था, फिर उसका स्ट्रक्चर देखा था कि कैसे हम किस किस शेल में, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को, कितने इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। राइट। तो बच्चों, अब करना क्या है, हम पहले लिखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है कार्बन कंपाउंड की, यानी कि जो भी चीजें हम अब तक कार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा आज का पहले टॉपिक क्या रहने वाला है कि हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है बच्चों। तो देखो, पहली चीज कार्बन कंपाउंड के बारे में आपने क्या पढ़ी थी कि इससे पहले आपने आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। यानी कि वहां पे क्या होता है कि अगर आपके पास लेट सपोज ए और बी कोई दो एटम है, तो यहाँ पे क्या होता था कि ए एटम अपना इलेक्ट्रॉन, इन इन दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जो लूज करेगा उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करेगा उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्जेस बनने की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, ये क्या फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। बट ऐसी सिचुएशन हम कार्बन में नहीं देख पा रहे थे। कार्बन ना गेन कर पा रहा था, ना लॉस कर पा रहा था इलेक्ट्रॉन को। दोनों के हमने कॉजेज देखे थे। तो हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होती है, शेयरिंग होती है, और शेयरिंग की वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है, हमें कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड का मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, जब मैं आपको ये बता रही थी, मैं इसे रफ कर देती हूँ कि मान लो कि हमने क्या लिखा अपना, लेट सपोज मैंने CH4 लिखा। तो अब इस CH4 को अगर मैं खुल के लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी, ऐसे करके मैं, जैसे आप मान लो, इसको मैं इजी वे तरीका बताऊं, जो बच्चे सबसे पहली ही बार ये सब देख रहे हैं, तो आप एक नॉर्मल सा प्लस बनाते हो। तो बस प्लस को बीच में से थोड़ा रफ करके वहां पे कार्बन लगा दो, और चारों तरफ आप अटैच कर दो क्या, आपके एच। ऐसे करके ये अपनी क्या कर रहे हैं, ऑक्टेट को पूरा कर रहा है कौन, कार्बन, और हाइड्रोजन भी। तो यहाँ पे इन्होंने जो ये अपना फॉर्म करा है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करा है, तो ये तो अपना बच्चों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसके अंदर। ये क्या है, ये एक इंट्रा मॉलिक्यूल है, यानी कि ये पूरा मॉलिक्यूल, इसमें क्या होगा, अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। बट अगर यहाँ पे एक और CH4 मॉलिक्यूल आ जाए, या एक और CH4, या कितने भी CH4 मॉलिक्यूल आ जाए, तो इन दो CH4 मॉलिक्यूल के बीच में उतना आपको अट्रैक्शन फील नहीं होगा जितना आपको एक पूरे मॉलिक्यूल में होगा। लाइक इसे बोलते हैं इंट्रा, और जो दो मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा उसे हम बोलते हैं इंटर। तो यहाँ पे बच्चों, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो वीक होता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे एटम्स के बीच में बनता है वो तो स्ट्रांग होता है, बट इट इज वीक इन व्हाट, अगर आप दो ही ऐसे मॉलिक्यूल ले लेते हो किसी एक उसके, लाइक CH4 का, या आपने H2 का ले लिया, तो दो इनके किन के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में इतना आपका अट्रैक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, क्या देखने को मिलता है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट, मैं मेल्टिंग पॉइंट को MP लिख रही हूँ, और बॉइलिंग पॉइंट को BP लिख रही हूँ, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, लो होते हैं। मैंने पिछली पिछली क्लास में आपको एक टेबल भी दिखाई थी जिसमें आपका कार्बन के कंपाउंड ही थे सारे, और वहाँ पे उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिखे हुए थे, जो कि बच्चों बहुत कम है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड में ज़्यादा क्यों होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, किसमें, आयनिक वाले में। तो यहाँ पे इनके चार्ज की वजह से यहाँ पे जो है अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिस वजह से वो ज्यादा अच्छे से होल्ड करके रखते हैं, उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो भाई उनका, उनको दूर करना, उनको पिघलाना या उबाल के उनको, उनके बीच को, उनके बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा। दैट्स वाई उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बट इन केस ऑफ कार्बन कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड के हमारे पास क्या होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। ठीक है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे होती है शेयरिंग।
कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है शेयरिंग होने की वजह से ना यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की तरह चार्जेस नहीं बनते पॉजिटिव या नेगेटिव कि मान लो किसी ने अपना दे दिया या ले लिया। क्यों हमने देखा है ना कि कार्बन ना लॉस कर सकता है ना गेन कर सकता है, वो करता है शेयरिंग। तो इस वजह से क्या होता है यहाँ पे नो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं होती। तो हम क्या लिखेंगे, नो कंडक्टिविटी, नो कंडक्टिविटी। और ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ नो इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते बच्चों, क्योंकि यहाँ पे होती है शेयरिंग, और शेयरिंग करके ही यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली मोटा मोटा यहाँ पे मैंने आपको तीन प्रॉपर्टीज बताई है किसकी, कार्बन कंपाउंड की। उसको हम एक बार और पढ़ लेते हैं। हमने जितना भी अब तक कार्बन के बारे में पढ़ा है उसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसके बारे में जो जाना है, बाकी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, उनसे हमें क्या पता चला कि पहला तो यहाँ पे फॉर्म होता है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के बाद हमने क्या देखा कि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होते हैं, इंटर वाले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्रा, यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, एक होता है नॉर्मल इंटर और एक होता है इंट्रा, आर के बाद ए आना। तो इंट्रा होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर और इंटर होता है दो मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है लो होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। ठीक है। तीसरी चीज है कि यहाँ पे शेयरिंग होती है, यहाँ पे आयनिक की तरह कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे चार्जेस नहीं होते, चार्जेस नहीं होते तो यहाँ पे जो है कंडक्टिविटी भी नहीं होती। तो ये तीन हमने प्रॉपर्टीज देखी किनके बारे में, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। अच्छा, एक मुझे चीज आपको और बतानी है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास मैं जितनी भी सारी चीजें हैं, मतलब मैक्सिमम चीजें हमारे पास क्या है, कार्बन से ही बनी हुई होती हैं। मैंने आपको दिखाया था कि हमारा खाना हो गया, हमारे जीव जंतु हो गए, हमारे कपड़े हो गए, मेकअप हो गया, पता नहीं कितनी सारी चीजें मैंने आपको दिखाई थी कि सब में कार्बन होता है। तो ये पता कैसे चलता है, ये बच्चों ऐसे पता चलता है कि जब आप किसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को बर्न करते हो, जब उसे बर्न करते हो, मान लो आपके पास ये कोई मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, सी से आप ये समझो कि ये कार्बन कंटेनिंग कोई कंपाउंड है, कुछ भी है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई कपड़ा हो सकता है, कोई मेकअप का सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और मैंने इसको बर्न करा। अब बच्चों बर्न कैसे होता है, बर्न को आप ऐसे दिखाते हो कि आपने इसे ओ के साथ रिएक्ट करा, तो यहाँ पे आपको पता कैसे चला, हमें अभी नहीं पता कि इसके अंदर कार्बन है। ये तो मैंने बस सी से, चलो मैं इसे सी से नहीं करती ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, मैं करती हूँ कि ये हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है ए, ठीक है। अब हमने इसको बर्न करा, हमें नहीं पता इसके अंदर कार्बन है, ऑक्सीजन है या फिर एल्यूमीनियम है, कुछ भी मान लो, अब इतने सारे एलिमेंट है, हमें नहीं पता इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है। आपने इसको बर्न करा और बर्न करने के बाद क्या देखा कि हमें क्या मिलता है, CO2 रिलीज होता है और H2O रिलीज होता है। तो ये जो CO2 के अंदर सी आया है ना बच्चों, देखो O2 तो हमारा ऑक्सीजन से आया है, ऑक्सीजन कैसे आया है, जब आप बर्न करते हो तो ऑक्सीजन वहां से आता है, राइट। हमारे और H2 कहाँ से आया, ये भी आपके एनवायरनमेंट में आपका वाटर और ऑक्सीजन आपके एनवायरनमेंट में रहते ही हैं। बट ये कार्बन कहाँ से आ गया, इस कार्बन ये जो हमें प्रोडक्ट साइड में कार्बन मिलता है ना, यही इसका आंसर है कि ये जितने भी आपके कंपाउंड हैं उन सब में क्या मौजूद होता है, कार्बन मौजूद होता है। ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि इसका क्या प्रूफ है कि इन सब में कार्बन होता है, हमें कैसे पता चला इन सब में कार्बन होता है, तो भाई हमने ये रिएक्शन करके देखी और रिएक्शन के प्रोडक्ट में हमें हमेशा कार्बन मिला। अभी प्रोडक्ट में कार्बन मिल रहा है तो इसका मतलब पहले भी वो चीज़ होगी। मैंने जब आपको रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया था तो मैंने कहा था ना कि कोई चीज़ अगर आपको इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो वो चीज़ आपको राइट हैंड साइड भी मिलेगी। तो वही चीज़ है कि अगर आपको वो राइट हैंड साइड में कार्बन मिल रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में वो चीज़ होनी ही होगी। तो इसका मतलब जो वो सब्सटेंस आप बर्न कर रहे हो उसमें क्या है, आपका कार्बन मौजूद है। इसीलिए कहा गया था कि आपका पास क्या है, ये इतने सारे सब्सटेंस में आपके पास कार्बन मौजूद होता है, इसीलिए इसका ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर बना है। राइट बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हम आगे मूव करते हैं और अपना आगे नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक रहने वाला है एलोट्रॉप्स। क्या, एलोट्रॉप्स। अब ये एलोट्रॉप्स क्या होता है बच्चों, देखो, एलोट्रॉप्स बच्चों वो सब्सटेंस होते हैं जो बनते एक ही एलिमेंट से है, यानी कि एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म होती है। मैं अगर इसको एज अ डेफिनेशन में लिखना चाहूँ तो ये क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म होती है। क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट। इसका क्या मतलब है, देखो कार्बन के ना मोटे मोटे तीन एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है। क्या क्या होते हैं, पहला एलोट्रोप होता है कार्बन का, डायमंड।
सेकंड होता है हमारे पास ग्रेफाइट। सेकंड होता है हमारे पास ग्रेफाइट। एंड इन थर्ड वी हैव फुलरीन। आज पेन कुछ खराब चल रहा है। फुलरीन। ठीक है? तो ये हमारे पास क्या होता है, कार्बन के एलोट्रॉप्स होता है। तो पहले आप एलोट्रॉप समझो, ठीक? ये तीनों ही कार्बन होते हैं। आप पहले तो ये समझो ये तीनों ही क्या है, कार्बन है। मैं इनके आगे लिख देती हूँ, आप समझो कि ये तीनों ही कार्बन है। बट बट यहाँ पे होता क्या है कि ये कार्बन की फॉर्म्स कैसे बदल जाती हैं, फॉर्म्स कैसे बन जाती हैं, मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एलोट्रॉप्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। मैंने क्या बोला कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है, मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट, डिफरेंट क्या होती है, फिजिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहने वाली है बट फिजिकल प्रॉपर्टी अलग रहने वाली है। हमारा डायमंड जो है, अगर मैं अब आपको क्या करना है, एक-एक करके इन तीनों ही एलोट्रॉप के बारे में पहले तो पढ़ना है। ठीक है? अब एक बार और आप समझो कि एलोट्रॉप क्या होते हैं? एलोट्रॉप डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं। यानी कार्बन ही 3 अलग-अलग फॉर्म में मौजूद होता है। कौन-सी फॉर्म में होता है? पहला तो होता है वो डायमंड में, दूसरा होता है ग्रेफाइट में और तीसरा होता है फुलरीन में। फुलरीन आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज मच आर ऑफ मच इंपॉर्टेंस। तो डायमंड क्या होता है बच्चों, देखो डायमंड से आप पहली बार तो नहीं सुन रहे, आपने आप डायमंड बोलते हैं आपके दिमाग में एक इमेज आती होगी डायमंड की, जो आप हाथों में पहन लेते हो या गले में नेकलेस पहनते हो, राइट? तो ये डायमंड वही डायमंड है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड। डायमंड से ही कटता है, उसे कोई भी और कोई औजार वगैरह जो है इतना नहीं काट सकता। डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो ये तो हो गई डायमंड की बात। अब वो हार्ड क्यों होता है उसका रीजन भी आप पढ़ोगे, अभी मैं ही पढ़ाऊंगी। दूसरा क्या होता है आपका पास, होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन की एक दूसरी फॉर्म होती है बट अब देखो डायमंड के बारे में मैंने क्या बताया कि डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है बट ग्रेफाइट ऐसा नहीं होता। ग्रेफाइट में आपका क्या होता है कि, चलो मैं आपको साथ साथ में स्ट्रक्चर बता देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझो। तो हम इस साइड क्या लिखते हैं, हमने इस साइड लिखा डायमंड। ठीक है? हमने इस साइड क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा डायमंड और इस साइड मैंने लिख दिया ग्रेफाइट। अब बच्चों डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, कि अभी ये हमारे पास है कार्बन, ठीक है? डायमंड में क्या होता है कि आपका एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। कैसे? मान लो कि ऐसे एक ही कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, ये यहाँ पे भी एक कार्बन है और ये यहाँ पे भी एक कार्बन है, ठीक है? अब ये जो कार्बन है ये भी और अपने से 4 कार्बन से जुड़े होंगे। जैसे ये कार्बन है, अभी एक कार्बन से तो जुड़ा हुआ है ही, ठीक है? अभी मैं इसको इससे भी जोड़ देती हूँ, इसको मैं एक इधर वाले कार्बन से जोड़ देती हूँ, एक मैं इधर वाले कार्बन से जोड़ देती हूँ। अब ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ गया, ठीक है बच्चों? अब मैंने मान लो इसको इससे भी जोड़ दिया, मैंने इसको यहाँ से भी जोड़ दिया। अब सिमिलरली ये वाला कार्बन है, ये एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, अब मैंने इसको 2 कार्बन से और जोड़ दिया, ऐसे करके, ठीक है? फिर क्या है, मान लो कि आपस में ये दोनों भी जुड़ गए, यहाँ ये दोनों ऐसे जुड़ गए, ये दोनों ऐसे जुड़ गए, अब ये 2 से जुड़ गया, अब ये एक कार्बन से और जुड़ेगा, एक कार्बन से और जुड़ेगा, फिर ये क्या करेगा, बेसिकली आपका क्या होता है कि यहाँ पे एक कार्बन, अगर मैं लिखूं एक कार्बन जो है वो बॉन्डेड होता है किससे, 4 और कार्बन से। कार्बन 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 कार्बन। बट ग्रेफाइट में यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है, ग्रेफाइट में हमारे पास एक कार्बन जुड़ा हुआ होता है केवल 3 कार्बन से। किससे जुड़ा हुआ होता है, केवल 3 कार्बन से। यानी वहां पर क्या होता है, एक कमी होती है, एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री रह गया। कार्बन के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 में से उसने अपने तीन तीन तो शेयरिंग में यूज कर ली, शेयर कर ली इस तरीके से, बट उसके पास अभी एक और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचता है। तो वहां पे क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों की, यहाँ पे आप जहाँ पे भी अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है या चार्ज हो जाता है तो वहां पे क्या होती है, वहां पे होती है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी मतलब करंट, ठीक है? कंडक्टिविटी।
तो यही एक रीज़न होता है कि हमारा जो ग्रेफ़ाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऐसे ही करके इसी तरीके से इसका आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसी तरीके से आपका जो है डायमंड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब डायमंड के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ये होता है हमारे पास हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्या होता है ये? हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट। राइट, और इसके बारे में आपको उन्होंने क्या पॉइंट लिखा कि ये हमारे पास क्या है? कंडक्ट करता है, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। कौन? ग्रेफाइट। और डायमंड क्या होता है? वो हमारे पास हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अब अगर मैं बात करूं इसके तीसरे एलोट्रॉप की, कार्बन के तीसरे एलोट्रॉप की, तो वो हमारे पास क्या होता है? फुलरीन होता है। अब फुलरीन का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो वो कैसा होता है बच्चों? फुलरीन एक फुटबॉल के टाइप स्ट्रक्चर होता है। ऐसे करके अगर मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो पहले तो ये 5 मेंबर रिंग होती है और फिर ये 5 मेंबर रिंग अटैच होती है 6 मेंबर से। ऐसे करके 6 मेंबर आप बना दो और फिर अगेन ये जो है 6 है, ये 5 से कनेक्ट होती है। एक सेकंड, ये जो है जाके कनेक्ट हो जाएगी 5 से। कुछ इस तरीके से ही जो है इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। किसका? देन ये जो है ये फॉर्म हो जाएगी 5 से। तो इसी तरीके से जो है ये गोलाई में ऐसे करके गोलाई में एक फुटबॉल वाला जो स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल आप लोगों ने देखी होगी, तो कुछ इस तरीके से ही इसका स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता है। किसका? फुलरीन का। और जो सबसे पहला फुलरीन था बच्चों वो था हमारे पास C60। कौन सा डिस्कवर किया गया था? C60। C60 वाज़ द फर्स्ट फुलरिन टू बी डिस्कवर्ड। राइट, तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स के बारे में जाना। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स डिफरेंट फॉर्म होती है ऑफ सेम एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज तो आपकी सेम रहेगी बट फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी डिफरेंट रहेगी। तीनों एलोट्रॉप को हमने एक एक करके पढ़ा। हमने डायमंड का स्ट्रक्चर देखा। डायमंड का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है जिसकी वजह से, और वो टाइटली पैक्ड क्यों होता है बच्चों? क्योंकि हमारे पास कार्बन के 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो चारों ही जो है बॉन्ड बना लेते हैं और बाकी 4 कार्बन एटम से, तो जिसकी वजह से वहाँ पे कोई गैप नहीं रहता, कोई कमी नहीं रहती। तो वो जो है वो एक क्लोज़ली पैक्ड स्ट्रक्चर फ़ॉर्म बन कर लेते हैं जिसकी वजह से वो डायमंड को क्या बना देते हैं? हार्डेस्ट सब्सटेंस बना देते हैं। अब फिर हमने बात करी ग्रेफ़ाइट की। हमने देखा डायमंड में तो एक कार्बन 4 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, बट ग्रेफ़ाइट में एक कार्बन 3 ही कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है छूट जाता है और वो उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफ़ाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। क्या करने लगता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। जब मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको वहाँ पे एक्सेप्शंस भी बताए थे कि हमारे पास ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अदरवाइज आपका नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, तो यही होता है ग्रेफाइट और यही जो है हमने अभी वजह इसकी डिस्कस करी कि क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है हमारे पास, दैट्स वाई ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और ये इसका जो स्ट्रक्चर है कि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो ये इस तरीके से एक शीट लाइक स्ट्रक्चर जो है इसका फॉर्म होता है। कैसा स्ट्रक्चर? शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसकी वजह से। और ये क्या है? कंडक्टिविटी, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। राइट, फिर हमने क्या पढ़ा? हमने तीसरा एलोट्रॉप भी पढ़ा जो कि हमारा फुलरीन होता है। फुलरीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक फुटबॉल टाइप होता है और जो हमारा पहला फुलरिन था वो हमारा क्या था? C60 था। फुलरिन के बारे में आपको ज़्यादा उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बट कार्बन एंड ग्रेफाइट आर मच मोर इम्पोर्टेंट। राइट बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होने वाला है कि हमने अब तक, मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि और मैंने आपको बताया भी है कि कैसे हर चीज़ में कार्बन मौजूद है। कार्बन के बहुत ही ज़्यादा कार्बन एक के ऊपर हम पूरा चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हर जगह कार्बन मौजूद है। कार्बन के बहुत बड़े-बड़े कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, राइट? कार्बन की कैपेबिलिटी होती है कि वो इतने ज़्यादा कंपाउंड बना लेता है अलग-अलग एलिमेंट्स के साथ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसकी हम वजह देखेंगे कि कार्बन इस तरीके से इतने ज़्यादा जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे फॉर्म कर रहा है? ऐसा कार्बन में क्या है जो और एलिमेंट्स में नहीं है कि बाकी एलिमेंट्स इतने ज़्यादा इतने बड़े-बड़े कंपाउंड्स नहीं फॉर्म कर पाते हैं, जबकि कार्बन कर लेता है। तो बच्चों उसके उसके हमारे पास मोटा-मोटा अगर मैं आपको बताऊँ हमारे पास 2 ही कॉज़ होते हैं कि कार्बन इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर क्यों फ़ॉर्म करता है, ठीक है? तो पहला तो मैं आपको समझाती हूँ, एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो पहला कॉज़ होता है इसका कैटिनेशन। क्या होता है बच्चों? कैटिनेशन। ये हम कौन-सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हाउ कार्बन फॉर्म
सच सच अ नंबर ऑफ कंपाउंड, वो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड प्लस इतने बड़े-बड़े कंपाउंड, बड़े-बड़े से मेरा क्या मतलब है और ये कैटिनेशन से क्या मतलब है? कैटिनेशन बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन अपने से ही जुड़ के ऐसे-ऐसे करके कार्बन फॉर्म करके कार्बन फॉर्म करके नहीं, इतनी लंबी-लंबी चेन बना के वो बहुत बड़े-बड़े कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि एक होता है कार्बन, देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मीथेन। हमने सिंपल फ़ॉर्मूला क्या पढ़ा था? CH4। यहाँ पे कार्बन कितना है? कार्बन इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे कार्बन 1 है। बट कार्बन इतने बड़े-बड़े बना सकता है, वो 1 से लेके अभी तो आप कुछ भी नहीं देख रहे, 6 पे पढ़ोगे, 6 के बाद 12, 12 के बाद पता नहीं 20, और अभी-अभी आपने किसके बारे में पढ़ा? फुलरीन के बारे में। फुलरीन क्या था? C60। सोचो 60 कितने होते हैं? अगर 60 बच्चे भी अगर एक क्लास में बैठ जाएँ, तो सोचो कि कितने ज़्यादा बच्चे होते हैं। राइट? तो वो तो कार्बन है, कार्बन C60 कैसे बना ले रहा है? कैसे कार्बन इतने ज़्यादा इतने बड़े-बड़े कंपाउंड बना लेता है? तो उसका पहला रीज़न होता है बच्चों कैटिनेशन। अब ये कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन कार्बन की वो प्रॉपर्टी है जिससे क्या होता है कि कार्बन अपने से ही अपने से ही जुड़कर जो है एक बहुत लंबी चेन को फॉर्म कर सकता है। ये उसके पहली कॉज़ होता है कैटिनेशन। दूसरा कॉज़ क्या होता है बच्चों? दूसरा कॉज़ होता है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी। क्या हुआ दूसरा कॉस? टेट्रावैलेंसी। यानी कि कार्बन के पास 4, यानी कि एक बोलते नहीं 4 दिशाएँ, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट 4 दिशाएँ, वैसे ही कार्बन 4 जो है एलिमेंट से एक ही टाइम पर जुड़ सकता है। अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए वो क्या करता है, एक टाइम पे 4 लोगों से जुड़ सकता है। अब वो हाइड्रोजन हो, वो कोई दूसरा एलिमेंट हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं बताऊँ कि एक हो गया CH4, राइट? अब ये H की जगह पे किसी और एलिमेंट से भी जुड़ सकता है। किन-किन एलिमेंट से जुड़ सकता है? किसी भी एलिमेंट से जुड़ सकता है। अगर मान लो आप हाइड्रोजन की जगह आप यहाँ पे ऑक्सीजन लगा सकते हो, राइट? आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो? ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे नाइट्रोजन यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे सल्फर यूज़ कर सकते हो, फास्फोरस यूज़ कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट आप यूज़ कर सकते हो कार्बन के साथ में, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। तो ये अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्बन इतने ज़्यादा कंपाउंड कैसे फॉर्म कर लेता है? तो उसके 2 ही जो है मेन रीज़न है। पहला रीज़न हमारा है क्या? कैटिनेशन, और दूसरा हमारा रीज़न है क्या? टेट्रावैलेंसी, यानी कार्बन जो है एक बार में 4 लोगों से जुड़ सकता है। और कैटिनेशन क्या हो गया कि कार्बन की वो एबिलिटी कि वो लंबी-लंबी चेन फ़ॉर्म कर सकता है अपने से ही जुड़ के, यानी कार्बन कार्बन से ही जुड़कर बहुत लंबी चेन जो है वो फ़ॉर्म कर सकता है, और उस प्रॉपर्टी को हम नेम करते हैं क्या? कैटिनेशन। ठीक है बच्चों? तो ये हमने रीज़न पढ़ा किसका कि कैसे कार्बन इतने बड़े-बड़े कंपाउंड को फ़ॉर्म कर लेता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में, राइट? तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि सबसे पहले आपने कौन सा कंपाउंड पढ़ा? सबसे पहले आपने कार्बन का एक ही कंपाउंड पढ़ा है अब तक, एंड दैट इज मीथेन। राइट, आपने कार्बन का कंपाउंड पढ़ा है कौन सा? मीथेन, CH4। हमने इसका फॉर्मेशन देखा कि कैसे फॉर्म होता है। इसका फॉर्मेशन समझने के लिए हमने समझा कि यहाँ पे शेयरिंग होती है। शेयरिंग के बाद हमने इसे पढ़ने से पहले काफी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को समझा कि कैसे वहां पे शेयरिंग होती है, तब जाके हमने फाइनली CH4 को पढ़ा था, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए कि यहाँ पे शेयरिंग हो कैसी रही है। तो अब बच्चों, जैसे मैंने इससे पहले बताया, फुलरीन का आप क्या पढ़ते हो? C60। तो कार्बन के बहुत ही कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, और वो धीरे-धीरे करके बढ़ते रहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे तो कार्बन कितना है, यहाँ पे कार्बन 1 है, कहाँ पे? मीथेन में। इसमें क्या होता है कि अब ये धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं। अब कहाँ कहीं जैसे मतलब 1 है, 1 से 2 होएगा, 2 से 3 होएगा, 3 से 4 होएगा, ऐसे करते-करते ये बढ़ते जाएँगे, और सबको आपको एक-एक करके पढ़ना है। राइट? तो अब मैं क्या आपको यहाँ पे बता रही थी कि अभी तो आपने केवल एक ही कंपाउंड पढ़ा है कार्बन का, दैट इज मीथेन। अब होता क्या है बच्चों कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये जो मैं इतनी देर से आपको बताना चाह रही हूँ, मैं ये इसलिए बताना चाह रही हूँ कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। अब उन बहुत सारे कंपाउंड को भी अच्छे से पढ़ने के लिए दो कंपाउंड में डिवाइड करा गया है। कौन से कंपाउंड? पहला होता है आपका सैचुरेटेड, सैचू, ये यू है, ठीक है, सैचुरेटेड। दूसरा आपका होता है बच्चों अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड का मतलब बच्चों अगर मैं सिंपल में एक वर्ड में बताऊं तो देखो, सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या होता है हमारा? सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेशन का मतलब होता है मोर देन वन बॉन्ड। क्या होता है? मोर देन
1 बॉन्ड क्या होता है इसका मतलब मोर देन 1 बॉन्ड। अच्छा, देखो मैंने यहाँ पे आपको सबसे पहले H2 बताया था। H2 हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था? हमने H2 की शेयरिंग देखी थी कि वहाँ पे H और H कैसे शेयर करते हैं, बीच में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। उसके बाद मैंने आपको O2 पढ़ाया था। O2 में आपने क्या देखा था कि बीच में 2 बॉन्ड आ रहे हैं। तो यही यही चीज़ है बच्चों कि जब भी आपका 2 बॉन्ड आए या 3 बॉन्ड आए, कैसे 3 बॉन्ड कैसे बच्चों? मैंने आपको उसके बाद नाइट्रोजन का फॉर्म होना बताया था जो कि हमारा N2 है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा O2 का हो गया और ये हमारा N2 का हो गया। तो बच्चों देखो जो सैचुरेटेड होते हैं वो हमारे सिंपली सिंगल बॉन्ड होते हैं। यानी कि अगर आप CH3 को खोल के लिखोगे, मैंने क्या बोला था प्लस जैसा बना देना, ठीक है? अब यहाँ पे आप HH लिख दो। तो अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि ये कार्बन जो है चारों ही H से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है केवल। बट यहाँ अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड आ जाते हैं। हाइड्रोजन के बीच में नहीं आएगा डबल बॉन्ड, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो डबल बॉन्ड आ सकता है वो कहाँ आ सकता है? कार्बन और कार्बन के बीच में आ सकता है। ठीक है बच्चों? तो अनसैचुरेशन से मुझे आपको ये बताना था कि वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। बेसिकली मोर देन 1 बॉन्ड होता है। और सैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जहाँ पर आपका केवल सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको अब पढ़ना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन। अच्छा मैंने एक वर्ड यूज करा हाइड्रोकार्बन। तो होता क्या है बच्चों कि वो कंपाउंड जहाँ पे केवल आपका हाइड्रोजन हो और कार्बन हो वो क्या कहलाते हैं? आपके हाइड्रो कंपाउंड्स कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। कैसे? पहले तो मैंने आपको मीथेन लिखा। अच्छा बहुत मीथेन का बहुत हो गया, अब हम मीथेन से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था क्या कि मीथेन में आपका केवल एक कार्बन होता है। अब आपको एक कार्बन आगे जाना है। अब हम 2 कार्बन वाला कंपाउंड देखते हैं कैसे। देखो मैंने यहाँ पे 2 कार्बन जना बनाए, एक कार्बन ये बनाया, एक कार्बन ये बनाया, राइट? मैं इस तरफ भी 2 कार्बन बनाती हूँ क्योंकि मुझे आपको सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में पढ़ाना है इसलिए। देखो मैंने यहाँ पे अब दो दो कार्बन बना दिए, राइट? अब एक कार्बन को ही अगर आप ले लो तो उसके कितने वो उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और उसे 4 ही और चाहिए अपने जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो एक पहले तो बॉन्ड आप इन दोनों ही कार्बन में बना दो, एक एक बना दो, ठीक है? एक बॉन्ड एक कार्बन इसने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, इसने अपने इससे शेयर कर लिया, एक एक हो गया, ठीक है? अब इसको कितने चाहिए? अभी इसके पास 3 और हैं और इसको 3 और चाहिए। ये मतलब एक कार्बन के पास 3 खुद के इलेक्ट्रॉन है और 3 इसे और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो वो पूरा आप किससे करवाओगे? आप वहाँ पे उतने हाइड्रोजन अटैच कर दोगे। तो आप सिंपली क्या करो, उतने हाइड्रोजन अटैच कर दो। जैसे इसको 3 चाहिए तो आप 3 यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दो। यहाँ पे करके अटैच कर दिया, ठीक है? अब ये हो गया हमारा क्या, सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड वाला। ये हमारे पास क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। हाइड्रोकार्बन क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे हाइड्रो स्टैंड फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन स्टैंड फॉर कार्बन। तो इस पूरे कंपाउंड में आप देखो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा क्या कोई तीसरा कोई एलिमेंट है? नहीं। तो इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। अब आप आ जाओ अनसैचुरेटेड वाले में। अनसैचुरेटेड में बेसिकली क्या होता है, आपका एक से ज्यादा बॉन्ड होना चाहिए। अब देखो दो ही एलिमेंट है, एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को केवल एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो तो भाई सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करेगा, वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर ही नहीं सकता। तो डबल बॉन्ड बचा कौन, किसके बीच में फॉर्म हो सकता है? डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है कार्बन और कार्बन के बीच में। तो इस वजह से आप क्या करोगे कि आप डबल बॉन्ड फॉर्म कर दोगे कार्बन और कार्बन के बीच में, राइट? अब आप देखोगे कि एक कार्बन की वैलेंसी उसका ऑक्टेट पूरा करना है आपको। तो अब आप देखो कि कितना पहले आप तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करा करो, अपने मन के अंदर करा करो कि एक कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4 हुए, 4 ही उसको और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अभी आप मान लो आपने कंसीडर करा ये वाला कार्बन। अब आप देखो कि इसने क्या करा, इसने 2 बॉन्ड बना लिए। 2 बॉन्ड का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने खुद के अपने शेयर करे और 2 ही इसने शेयरिंग करी किनसे, दूसरे वाले कार्बन से। तो बेसिकली इसके 4 थे, 4 में इसको 2 मिल गए हैं तो कितने हो गए, 6 हो गए हैं। बट इसे चाहिए कितने, 8 चाहिए। 8 में से 6 माइनस करो तो यानी बेसिकली अब इसे 2 और चाहिए, अभी 2 इसे और चाहिए, ठीक है?
समझ रहे होंगे आप कि ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। तो अब इसे 2 और चाहिए क्या अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो यहाँ पे आप 2 ही हाइड्रोजन से इसको जो है अटैच कर दोगे। सिमिलरली इस वाले को भी 2 ही हाइड्रोजन से आप जो है अटैच कर दोगे। ये होता है हमारे पास बच्चों क्या एल्कीन, और यहाँ पे आपका फॉर्म होता है क्या डबल बॉन्ड। तो जो डबल बॉन्ड वाले, आज पेन बहुत ही बेकार चल रहा है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा इग्नोर करो। ठीक है? तो ये हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, ये हमारा कहलाते हैं एल्कीन। और ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों, ये कहलाते हैं हमारे एल्केन। क्या? एल्केन। डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस है यहाँ पे। ALK तो यहाँ पर भी है। ALK, ALK। इसके बाद जो डिफरेंस है बच्चों वो यहाँ पे है। K के बाद आपका आया है A, और यहाँ पर K के बाद आया है आपका E। तो जो हिंदी में साउंड निकल रहा है यहाँ पे एल्केन, यानी कि केन, ऐसे करके केन मैंने हिंदी में भी लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि मैं बोल क्या रही हूँ। और यहाँ पे निकल रहा है एल्कीन, यानी कि ई की मात्रा कीन। ठीक है? तो ये आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास एक और आता है, वो होता है हमारे पास क्या, उसे बोलते हैं अल्काइन। उसको भी हम यहाँ साथ ही साथ देख लेते हैं। अब उसको नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 कार्बन बना दिए, ठीक है? मैंने 2 कार्बन बना दिए, अगेन वही वाली बात कि देखो हाइड्रोजन को तो केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो सिंपल अपना सिंगल बॉन्ड ही बना लेगा। उसको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में जाना ही नहीं है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बनेंगे? ये ज़ाहिर सी बात है, एक ही बचता है, कार्बन और कार्बन के बीच में ही बनेंगे, हाइड्रोजन के बीच में तो नहीं बन सकते। तो इस वजह से अब आप क्या कर दोगे, आप कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बना दोगे। इस बार आपने यहाँ पे 3 बॉन्ड बना दिए। अब आप अगेन एक सिंगल कार्बन की वैलेंसी चेक करो। कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 उसे चाहिए होते हैं अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अगर ये 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब इसे 3 इलेक्ट्रॉन और मिल चुके हैं दूसरे वाले कार्बन से शेयरिंग के लिए, शेयरिंग के दौरान। तो इस 4 तो इसके खुद के और 3 इसे मिल गए दूसरे वाले से, तो कितने हो गए टोटल 7। ऑक्टेट पूरा कब होता है? 8 में। 8 से अगर आप 7 माइनस करोगे तो कितना बचा? 1। यानी कि अब इसे केवल 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो वो ये कहाँ से बनाएगा? उतने आप लगा दो फाइन, बाद में क्या? हाइड्रोजन। तो उतने ही आपने हाइड्रोजन लगा दिए, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। अब ये जो बड़ा बच्चों, ये हमारे पास होता है एल्काइन। अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं तो ये होता है काइन। ठीक है? क्या होता है ये? काइन। तो आप इन तीनों का जो है डिफरेंस देखो। यहाँ पे ये क्या होता है? ये होता है एल्केन। मैंने इसीलिए इसे हिंदी में लिखा है क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं इसको प्रोनाउंसिएशन में अटकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो है ये होता है प्रोनाउंसिएशन बता रही थी मैं, ये होता है हमारे पास एल्केन, जो कि हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, यानी सैचुरेटेड मतलब केवल सिंगल बॉन्ड। ये होता है हमारा एल्कीन, यानी यहाँ पे ई की मात्रा आती है। एल्कीन क्या होता है? डबल बॉन्ड वाला। और तीसरा हमारे पास होता है क्या? ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन, जहाँ पे आपके पास 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, और उसे क्या बोलते हैं आप? एल्काइन बोलते हो। अब वापस हम आ जाते हैं अपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाले उस पे। अब तक हमने एग्जाम्पल में अपना H2 लिखा था, या फिर O2 या फिर N2 लिखा था, बट अब हमें एग्जाम्पल लिखना है हाइड्रोकार्बन की टर्म में। ठीक है? तो अब वो हम कैसे लिखेंगे? हमने अब तक 3 तरह के हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए हैं, कौन कौन से? रिपीट करना। एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्की एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है? 3 तरीके के हमने पढ़ लिए, जिसमें से हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? एल्कीन होता है। कौन सा होता है? एल्केन, सॉरी, एल्केन होता है। उसके बाद अनसैचुरेटेड में हमारे पास क्या होता है? एल्कीन होता है, एल्कीन होता है। और फिर क्या होता है? एल्काइन होता है। क्या होता है फिर? हमारे पास एल्काइन होता है। ठीक है बच्चों? तो ये होते हैं हमारे पास क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगेन मैं बार बार हाइड्रोकार्बन बोल रही हूँ। हाइड्रोकार्बन क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप इस पूरे स्ट्रक्चर में देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या आपको कोई थर्ड एलिमेंट देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा। दैट्स वाई इसको हम, क्योंकि यहाँ पे केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, दैट्स वाई हम इन सबको ही, इसको सिंगल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को, या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले को, इन सबको ही हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्योंकि इनमें बॉन्ड कितने भी हो, बट है तो एलिमेंट के उसमें देखो तो आप केवल 2 ही एलिमेंट है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है? तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में मैं थोड़ा समराइज कर देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि पहले तो हमने ये पढ़ा कि कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। उसमें कोवेलेंट होता है, शेयरिंग होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता।
जिसकी वजह से वहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं होती है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो कम होता है। उसके बाद हमने पढ़ा एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं। कार्बन के हमने 3 जो है एलोट्रॉप देखे, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन। हमने इनका स्ट्रक्चर भी समझा कि एक डायमंड में एक कार्बन 4 से जुड़ा हुआ होता है और ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है और उसकी वजह से ये जो है ग्रेफाइट कंडक्टिविटी शो करते हैं। देन वी हैव सीन थर्ड एलोट्रॉप जो कि हमारा होता है फुलरीन। जो पहला फुलरीन होता है डिस्कवर्ड किया था वो था क्या, C60। उसके बाद हमने क्या करा, हमने पढ़ा अपना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड। अच्छा, उससे पहले हमने ये पढ़ा कि कार्बन, हाउ कार्बन मेक सो मच कंपाउंड, यानी कि कार्बन जो है इतने ज्यादा कंपाउंड बना कैसे लेता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक में याद करवाया है कि इसके दो ही याद कर लो, इन दोनों को ही आपको जो है बोर्ड के एग्जाम में फैलाकर लिखना है अच्छे से, अच्छे से शब्दों में पिरोना है फिर आपको इस चीज को, कि पहला क्या होता है कैटिनेशन और दूसरा होता है आपका टेट्रावैलेंसी। ये दो ही जो है आपका मेन जो है इसके आंसर होता है किसका, कि कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सैचुरेटेड वो होते हैं जहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड होते हैं जिसमें हमारा मोर देन वन कंपाउंड होता है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने कार्बन के कंपाउंड्स को अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया, किसके बीच में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बीच में। एल्केन हमारे सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, एल्कीन हमारे डबल बॉन्ड वाले होते हैं और एल्काइन हमारे ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। तो सैचुरेटेड में आता है मोर देन वन वाला, तो जो हमारे एल्कीन और एल्काइन है वो हमारे किस में चले गए, अनसैचुरेटेड वाले में चले गए हैं। बच्चों जो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है, इनको बारे में हम जो है अब अगली क्लास में जो है थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। अभी जो है मैंने आपको इन तीनों के बारे में बेसिक्स इंट्रोडक्शन दिया है और ये बताया है कि हमारे सैचुरेटेड कैसे होते हैं और अनसैचुरेटेड कैसे होते हैं। ठीक है, तो अब जो मैंने पढ़ाया है उसको जाके आप अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके आगे प्रोसीड करेंगे। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।